नॉर्मेटिव का मतलब नियामकीय नीति शास्त्र। वर्णनात्मक, अधिनीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र, व्यवहारिक नीति शास्त्र। एथिक्स के अंदर, हाँ बोलिए, नहीं मिला टॉपिक। एथिक्स के अंदर जो कुछ भी अध्ययन हो रहा है एक डिसिप्लिन के तौर पर, एथिक्स में डिसिप्लिन के तौर पर जो कुछ भी स्टडीज़ हो रहा है उसको हम स्टडीज़ के फोकस के आधार पर, स्टडीज़ के किसके आधार पर, फोकस के आधार पर, स्टडी के ओरिएंटेशन के आधार पर, है ना, उसको हम कुछ निश्चित डिवीजन में बांटते, डिवाइड करते। इसी को डायमेंशन, यानी एथिक्स का अध्ययन कितनी दिशाओं में फैला हुआ है, किन किन क्षेत्रों में हो रहा है, किन चीज़ों पर फोकस है, इसी चीज़ को हम लोग डायमेंशंस के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं। एथिक्स में जितने भी अध्ययन है या जितने भी नॉलेज है, जो भी कंटेंट है, जो भी स्टडी रिसर्च हो रहा है, वो मोटे तौर पर इन्हीं 4 शाखा के अंतर्गत, ब्रांच के अंतर्गत हो रहा है। एक है नॉर्मेटिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है मेटा एथिक्स और चौथा है अप्लाइड एथिक्स। जब हम लोग नॉर्मेटिव की बात बोलते हैं, नियामकीय नीति शास्त्र की बात बोलते हैं, तो नाम से ही स्पष्ट दिखता है, इसका मतलब नॉर्म्स। नॉर्म्स यानी नियम और मानक। नियामकी को मानकीय नीति शास्त्र भी हम लोग बोलते हैं। यानी जो कुछ भी एथिक्स में हम लोग के, ये एक तरह से एथिक्स का कोर ब्रांच है, ये सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर पूरा एथिक्स टिका हुआ है, जिस पर पूरा एथिक्स टिका हुआ है। यानी एथिक्स के क्षेत्र में जितना भी सैद्धांतिक ज्ञान है हमारे पास, जो भी अलग अलग समय पर लोगों ने हमारे व्यवहार को, बिहेवियर को गाइड करने के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसके लिए जो कुछ भी आदर्श की बात की है, नॉर्म्स की बात की है, नियमों की बात की है, वो सब इसी में। अरस्तु ने हमारी ज़िंदगी के बारे में क्या कहा, सुकरात ने क्या कहा, है ना, जॉन रॉल्स ने क्या कहा, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, यानी जितनी भी सैद्धांतिक बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं, जिसमें एक आइडियल बिहेवियर की बात है, आइडियल फैसले की बात है, कौन सा व्यवहार सही, कौन सा व्यवहार गलत, किस आधार पे सही, किस आधार पर गलत, ये सारी चीज़ें जो है ये नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत आती है। एक तरह से हमारे व्यवहार को जो गाइडलाइन मिलता है, गाइडेंस जो मिलता है सही और गलत का, वो इसी ब्रांच से मिलता है। यानी अलग अलग समय पर जितने भी थिंकर्स ने हमारे व्यवहार को अपने तरीके से गाइड करने की जो कोशिश की है, उन सब के ज्ञान को इसी शाखा में हम लोग इकट्ठा करते हैं। क्लियर? किसमें? नॉर्मेटिव एथिक्स में। हाँ, क्या व्यक्तिगत ज्ञान? हाँ, हमारा खुद का व्यक्तिगत ज्ञान कहाँ से आता है?
हमारा जो व्यक्तिगत ज्ञान होता है उसका इंस्पिरेशन हमें कहाँ से आता है? इन्हीं सब चीज़ों से आता है। हमने गीता में पढ़ा, हमने उसमें पढ़ा, उसमें जाना, तो सब इसी में आएगा वो। हाँ, आदर्श की बात जिसमें भी वो सब इसमें आएगा। यानी जो आइडियल पक्ष जो जितना भी है नीति शास्त्र का, एथिक्स का, जो भी आइडियल एस्पेक्ट है कि ये व्यवहार होना चाहिए, ऐसा करना सही है, ऐसा करना गलत है, उसके संदर्भ में सारे नॉलेज जो हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसमें जितना भी ज्ञान है वो 3 इसका अलग सब डिवीजन है। जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स जो है ना, हम लोग जिसकी बात करते हैं ना, हमारा अपना नजरिया, ये कोई नियम नहीं होता है, ये तो हमारा फैसला होता है। अपनी सोच के आधार पर जब हम लोग कोई सही रास्ता या गलत रास्ता चुन रहे होते हैं तो हम लोग को नियम नहीं दे रहे होते हैं, हम लोग डिसीजन ले रहे होते हैं, है ना। यहाँ हम लोग नॉर्म्स का अध्ययन करते हैं। अगर इसको हमने नियम का रूप दे दिया तो हम थिंकर्स हो गए। हमने समाज के लिए उसको अगर नियम का रूप दे दिया तो हम क्या हो गए? थिंकर्स। और हम अगर थिंकर्स हो गए तो हमारे ये आदर्श, हमारे ये नियम जो हमने दूसरों के लिए दिए वो यहाँ आ जाएंगे। जब पार्टिकुलर सिचुएशन में हम कोई सोच के फैसला ले रहे होते हैं तो वो कोई दूसरों के लिए रूल्स नहीं होता है, दूसरों के लिए आदर्श नहीं होता है, वहाँ हम अपनी सोच के आधार पर फैसला ले रहे हैं। लेकिन जब उस आधार पे हम समाज के लिए भी कोई आइडियलिज्म देने लगते हैं, आदर्श देने लगते हैं, सही गलत का क्राइटेरिया देने लगते हैं, तो फिर हम क्या बन जाते हैं? थिंकर्स। हमारे विचार नियम बन जाते हैं दूसरों के लिए, रास्ता बन जाते हैं दूसरों के लिए, वो फिर इसमें आ जाएंगे, है ना ये बात। नॉर्मेटिव एथिक्स का मुख्य रूप से तीन ब्रांच मुख्य रूप से है। पहला वर्चू एथिक्स, यानी सद्गुण नीति शास्त्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जब वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ और चीज़ों के डायमेंशन पर चर्चा होगी, अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग थिंकर्स से क्या विचार थे। यहाँ केवल ब्रीफ में हम लोग समझेंगे। डियोंटोलॉजी, यानी कर्तव्यवादी नीति शास्त्र। तो नॉर्मेटिव एथिक्स में एक तरह से क्या है, ये नॉर्मेटिव एथिक्स हमें गाइड करता है। इसके अंदर जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी ज्ञान है, जो नियम है, सिद्धांत हैं, वो अपने अपने तरीके से हमें गाइड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में मॉरलिटी क्या है, किसको सही माने, किसको गलत माने, किस आधार पर माने। यह गाइड हमें कहाँ से मिलता है? नॉर्मेटिव एथिक्स से मिलता है। इस नॉर्मेटिव एथिक्स में जो अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग विचारकों ने जो अपना ज्ञान दिया है सही और गलत के संदर्भ में, उसको मोटे तौर पर हम लोग 3 डिवीज़न में बांटते हैं। एक वर्चू एथिक्स, दूसरा डियोंटोलॉजी एथिक्स और तीसरा कंसिक्वेंस एथिक्स। पहला जो वर्चू एथिक्स जो है ये मानता है, नोट्स में है, समझिएगा इसको ठीक से।
वर्चू एथिक्स मानता है कि समाज में सही और गलत के लिए, भाई अल्टीमेटली एथिक्स का फोकस क्या है? समाज में सही चीजों को बढ़ाना, यही है ना। बट सीधे साधे शब्दों में, सरल शब्दों में अगर चीज को हम लोग समझें तो एथिक्स किसकी बात करता है? कि समाज में सब चीजें सही हो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। एथिक्स इसी की बात करता है ना। इसी चीज के लिए सारे नॉर्म, सिद्धांत, धर्म, ये सारी चीजें आई। तो सद्गुण एथिक्स जो है, वर्चू एथिक्स का मानना है कि समाज में सही चीज यानी मॉरलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्ति का चरित्रवान होना, उसके अंदर अच्छे वर्चूस चरित्र का होना वो जरूरी है। अगर हम आपको, आपके अंदर अच्छे कैरेक्टर का डेवलपमेंट हम कर दें, यानी आप अगर सही व्यक्ति हैं, आपके अंदर अच्छे वैल्यूज हैं, अच्छा चरित्र है, अच्छे विचार अगर आपके हैं, तो आपको, आप सही व्यवहार करें दूसरों के संदर्भ में, इसके लिए आपको कोई नियम से बांधने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर ईमानदारी का वैल्यूज है तो वह ईमानदारी आपके सबके साथ व्यवहार में दिखेगी। आपके लिए किसी सिद्धांत और नियम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि समाज में अगर मोरलिटी को बढ़ावा देना है तो समाज के अंदर ये जरूरी है कि हम लोगों के चरित्र पर ध्यान दें, लोगों के अंदर अच्छे सद्गुण हम विकसित करें। अच्छे सद्गुण क्या हो सकते हैं? जो उस समाज के लिए सुटेबल है। उस समय के समाज में जहां युद्ध काफी होते थे जिस समय, तो वीरता, साहस अच्छा सद्गुण था। बुद्धि का होना सद्गुण हर समय रहा है। विवेक का होना, सहनशीलता का होना, टेम्परामेंट का अपने कंट्रोल में होना, ये सहनशीलता, इस तरह की चीजें उस समय के समाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। लेकिन आज जितना करप्शन हो गया है, आज अगर किसी कलेक्टर को हम जगह पर बैठाना चाहते हैं, इसको वैसे समझिए आप कि मान लिया जाए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हम चाहते हैं जिले में सब कुछ अच्छा हो। एथिक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ इस संदर्भ में आप अगर सोचें तो, कि ये जो है समाज के लिए अच्छा काम करे, यही एथिक्स है। यहाँ जो बैठा व्यक्ति है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड है, कलेक्टर जो है, वो समाज के लिए सही काम करे, ऐसा काम करे जिससे समाज का भला हो। यही चीज है ना, एथिक्स यही बोलता है ना। सद्गुण एथिक्स बोलता है कि इसके लिए जरूरी है कि ये व्यक्ति सही होना चाहिए, पर्सन पे फोकस करता है कि ये व्यक्ति अगर अच्छे चरित्र का होगा, सद्गुण युक्त होगा। सद्गुण यानी अच्छी विशेषता, अच्छा चरित्र, वर्चूस, वाइस। वर्चूस का मतलब अच्छी विशेषता। आप निष्ठुर हैं तो वाइस, दुर्गुण हो गया आपके अंदर। और आप अगर दयालु हैं तो सद्गुण है। आप साहस है आपके अंदर, करेज है तो सद्गुण हो गया। डरपोक है तो दुर्गुण हो गया। आक्रामकता, कंट्रोल्ड अगर है तो सद्गुण है। और आक्रामकता अगर अनकंट्रोल्ड है, दुर्गुण हो गया, है ना। तो वर्चू एथिक्स किसके ऊपर फोकस कर रहा है? पर्सन के ऊपर, कि ये आदमी सही होना चाहिए। ये अगर आदमी सही होगा, अच्छे चरित्र वाला होगा, ईमानदार होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, परोपकारी विचार वाला होगा, अनुशासित होगा, साहसी होगा, रिस्क लेने वाला होगा, उसके अंदर काइंडनेस होगा, टेम्परामेंट उसके कंट्रोल में अगर होगा, दिमाग बिल्कुल दुरुस्त होगा अगर उसका, है ना, और सोच भी अगर अच्छी होगी, तो फिर इसको काम करने दें आप। ये अच्छा ही काम करेगा, अच्छे ही फैसले लेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो उसको पावर्स दिए गए हैं, अथॉरिटी दी गई है, उसका वो सही इस्तेमाल करेगा। अगर रूल नहीं भी हो, सिद्धांत नहीं भी हो, तो भी वो अपना काम सही ही करेगा, है ना। ये चीज है, क्रक्स समझे ना इसका। सद्गुण का मतलब क्या फोकस है इसका। ऐसे पढ़ेंगे सिद्धांत तो वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगी आपको।
लेकिन ऐसे समझेंगे तो बिल्कुल दिमाग में क्लिक करेगी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये सही होना चाहिए, प्रधानमंत्री की जगह जो ये व्यक्ति है ये सही होना चाहिए, मोदी ठीक होना चाहिए, योगी ठीक होना चाहिए, ममता बनर्जी ठीक होनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो राज्य का भला होना है, अगर ये ठीक है तो देश का भला होना है। एथिक्स भले की ही बात करता है ना, और भला होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। इसका मतलब इस समाज में अगर एथिक्स को बढ़ावा देना है तो हमें समाज के अंदर अच्छे चरित्र को बढ़ावा देना होगा, अच्छे चरित्र वाले लोगों को महत्वपूर्ण भूमिकाएं हमें सौंपनी होगी। इसी से समाज का भला संभव है। क्लियर? ये चीज सिंपल सी बात है, बीज अगर अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, है ना। अगर बीज अच्छा नहीं है तो बाहर से कितनी भी कोशिश कर ले वो फल अच्छा नहीं होगा। कर्तव्यवादी नीति शास्त्र जो है ये मुख्य रूप से इस बात के ऊपर फोकस देता है कि यह जो व्यक्ति है इसके ऊपर रूल्स सिद्धांत का बंधन होना चाहिए। किसका? रूल्स और सिद्धांत का बंधन होना चाहिए। और ये व्यक्ति कहां तक सही काम कर रहा है, कहां तक गलत काम कर रहा है, इसका कोई व्यवहार सही है या गलत है, ये इस बात पर निर्भर होगा कि जो भी रूल्स के तहत, सिद्धांत के तहत उसका जो कर्तव्य बनता है या उसकी अपनी इंट्यूशंस के तहत जो कर्तव्य का भाव उसके अंदर बनता है, वो कहाँ तक उस मोटिव के साथ वो काम कर रहा है। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए आप। मान लिया जाए कि आप बहू हो, सास की सेवा कर रही हो। अच्छा काम है? नहीं है अच्छा काम? अच्छा काम है ना। खूब सेवा कर रही हो, लेकिन मन में यह भाव है कि सास की तिजोरी में जो रखा हुआ माल है ना, इस सेवा के करने से वह माल मुझे मिल सकता है। यानी सेवा जो कर रही हो वहां एक बहू के रूप में कर्तव्य का भाव नहीं है, बल्कि उस सेवा से मिलने वाले प्रतिफल का लाभ अगर आपके अंदर है तो चाहे आप अच्छा काम कर रहे हो, सास का पैर ही दबा रहे हो, सास का सर ही दबा रहे हो, सास को चाहे बहुत आराम ही मिल रहा हो, लेकिन नैतिकता की कसौटी पर, डियोंटोलॉजी एथिक्स के हिसाब से आपका काम वह सही नहीं। तो सर ऐसा कोई भी काम नहीं है सर, हाँ? जो इसके सही उतर जाएगा सर। मतलब दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इसके उससे हाँ, ये तो बात पास हो जाएगा। हर रिश्ते में सवाल करता है। वो तो होता ही है, लेकिन थ्योरी को हम लोग थ्योरी की तरह समझना है। भावनाओं को विवेक के नियंत्रण में रखना, ये ध्यान रखो। उसमें खुद को मत आने दो कभी भी, नहीं तो फिर उसमें घालमेल हो जाएगा, है ना। जब भी किसी थिंकर्स को समझो ना, तो थिंकर्स के दिमाग में घुस जाओ कि वो क्या सोच रहा है, क्या सोचकर उसने कोई सिद्धांत दिया, उसके दिमाग में क्या मोटिव काम कर रहा था। तो डियोंटोलॉजी एथिक्स का मानना है कि सही और गलत ये इस बात पर तय होगा कि कोई काम जो हम कर रहे हैं, कहाँ हम केवल ड्यूटी की भावना से वो काम कर रहे हैं। वो ड्यूटी चाहे किसी कानून के तहत आ रही हो, यूनिवर्सल नॉर्म्स के तहत आ रही हो, या ड्यूटी की फीलिंग के तहत आ रही हो, केवल ड्यूटी की भावना के तहत काम कर रहे हैं या नहीं। अगर बाकी और कोई भी चीज़ बीच में अगर मिक्स हो गई तो काम आपका भले ही सही हो, लेकिन मॉरलिटी की कसौटी पर उसको सही नहीं माना जाएगा। मान लिया जाए किसी अंधे को आप रास्ता दे रहे हैं, काम अच्छा है ना, लेकिन
उसके पीछे मोटिव क्या है, अगर आपका अलग है, उसके पीछे आपका इंटेंशन ये है कि आसपास के लोग हमें एक अच्छी नज़र से देख रहे हैं, हमारी थोड़ी सी यहाँ पर एक गुड बॉय की छवि अगर बन रही है, इस फीलिंग के साथ आप अगर काम कर रहे हैं, तो वह जो पार कराने का जो आपका जो काम हुआ वो इस एथिक्स की नज़र में एथिकल नहीं माना जाएगा। आप किसी जानवर को भोजन दे रहे हैं और यहाँ सेल्फी ले रहे हैं, फेसबुक पर डाल रहे हैं, वहाँ इंटेंशन कर्तव्य भाव नहीं है, इंटेंशन काम अच्छा कर रहे हैं, बट वहाँ ये कर्तव्य की फीलिंग कि मैं समर्थ हूँ और इस भूखे जानवर को भोजन देना मेरी ड्यूटी है, ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है, बल्कि केवल ये फीलिंग है कि ये सोशल मीडिया पर मुझे डालना है। ये चीज़ अगर आ गई तो आपका वह काम नैतिक नहीं माना जाएगा। तो इसका सारा फोकस है कि कोई काम जो आप कर रहे हैं वो ड्यूटी की भावना से कर रहे हैं या उसके पीछे कोई और चीज़ घालमेल है। अगर आप केवल कोई काम कर रहे हैं, उसके पीछे केवल आपका ड्यूटी है ना, जैसे गीता में कृष्ण ने कहा कि तुम अपना कर्म करो, बस फल की चिंता मत करो। फल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर होने के नाते जो बेस्ट उसका हो सकता था, उस बेस्ट के हिसाब से वो अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल कर कर्तव्य की भावना के तहत आपका इलाज कर रहा है ना, लेकिन वह इलाज का प्रभाव गलत हो गया, आपकी मृत्यु हो गई। कर्तव्य शास्त्री के हिसाब से डॉक्टर ने अपना काम कर दिया क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभाया, वो कर्तव्य की भावना से काम किया, परिणाम चाहे गलत हो उसके लिए वो जवाबदेह नहीं होगा। यानी आप अगर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप एक आईपीएस की ड्यूटी निभा रहे हैं, कलेक्टर की ड्यूटी निभा रहे हैं, तो आप तो देखते हैं कि परिणाम गलत भी होता है, सही भी होता है, लेकिन आपने अगर पूरी तरह ड्यूटी की भावना के तहत अगर आपने काम किया है, आपने परिणामों की चिंता अगर नहीं की है, केवल ये सोचे कि मेरी यहाँ ड्यूटी बनती है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ और कोई चाह आपके अंदर अगर नहीं है, तो आपने अपना काम कर दिया। आप पुत्र हैं, अपने माँ बाप की सेवा केवल ये सोच के कर रहे हैं कि पुत्र होने के नाते मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है अपने माँ बाप की देखभाल करना। यह सोचकर आप अगर माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन आप अगर आपके मन में अगर ये कामना है कि पड़ोसी ऐसा नहीं करेंगे तो पड़ोसी निंदा करेंगे, इसीलिए ख्याल रखते हैं, घर के अंदर ही रखते हैं। डॉक्टर को ले जाते हैं तो लोग बोलेगा डॉक्टर को नहीं दिखाया, इसलिए हॉस्पिटल ले जाते हैं अपने माँ बाप को बीमार होने पर, या समाज में एक अच्छी छवि बनी हुई उस कारण से दो लोग बोलते हैं अरे वाह तुम तो बहुत अच्छे एकदम श्रवण कुमार हो आज के, तो एकदम कितना माँ बाप का ख्याल रख रहे हो आप, फूल के पकौड़ी आप हो रहे हैं, और इसलिए आप ख्याल रखते हैं। यानी नाम की चाह, प्रसिद्धि की चाह, प्रशंसा की चाह, धन की चाह, कोई और भी चाह, इसलिए आप वो ड्यूटी कर रहे हैं, तो आपका वह काम सही होकर भी सही नहीं होगा। क्लियर? क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? इसका मतलब कि एक कलेक्टर जो है, इसका कोई काम सही है या गलत है, ये इस बात से तय होगा कि कलेक्टर अपनी कलेक्टर की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा है या नहीं। यानी एक कलेक्टर के तौर पर जो उसका फर्ज बनता है, जो ड्यूटी बनती है, उस मोटिव से वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका काम का प्रभाव क्या होता है उससे कोई मतलब नहीं। प्रभाव हो सकता है, आप अच्छे मोटिव से काम कर रहे हो, प्रभाव कभी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपने अगर अच्छे मोटिव से काम किया, ड्यूटी की भावना के तहत काम किया, फर्ज की भावना से काम किया, तो आपने अपना काम कर दिया। यह है डियोंटोलॉजी एथिक्स का क्रक्स, जो ध्यान में रखना है। यानी इम्पैक्ट को, प्रभाव को, कंसिक्वेंस को, परिणाम को इसमें कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ एक चीज कंसीडर करना, वो क्या है? कर्तव्य का भाव। कर्तव्य के भाव के तहत काम कर रहे हैं तो वो राइट। क्लियर? तीसरा क्या है? कंसिक्वेंस। इसमें फोकस क्या है? व्यक्ति के ऊपर। इसमें क्या फोकस था?
पर्सन के ऊपर, इसमें फोकस है पर्सन के काम के ऊपर, यानी काम काम की तरह किया गया या नहीं किया, काम के पीछे परिणाम की चाह नहीं। इसमें किस पे फोकस है? काम के ऊपर नहीं है, व्यक्ति के ऊपर नहीं है, बल्कि काम के परिणाम के ऊपर है। काम चाहे कितना भी अच्छा से आप कर रहे हो, डॉक्टर का काम कर रहे हो, अपना काम ठीक से कर रहे हो, लेकिन ये रोगी अगर बीमार हो गया तो आपका काम गलत हो गया। आपने चाहे कितनी ही ईमानदारी से काम किया हो, कितनी अच्छी से सेवा की हो, प्रभाव अगर नेगेटिव है तो आपका काम गलत हो गया। ये किस दृष्टिकोण से देखता है? किसी काम के प्रभाव के दृष्टिकोण से। प्रभाव अगर सही है, सुखद है, आनंददायक है, सुकून देने वाला है, आपके या समाज के हित में है, तो आपका काम सही माना जाएगा। और प्रभाव अगर नेगेटिव है, दुख हमें दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, या और लोग को दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, गरीबी बढ़ा रहा है, संकट बढ़ा रहा है, शत्रुता घृणा पैदा कर रहा है, कुछ भी प्रभाव अगर नेगेटिव है तो ऐसा काम आपका गलत माना जाएगा। इस कंसिक्वेंस के दृष्टिकोण से कई विचारधाराएं इसमें है परिणामवादी में। मुख्य रूप से 3 है इसमें। एक है हेडोनिज्म, सुखवाद। क्या है? सुखवाद। दूसरा है यूटिलिटेरियन। मुख्य रूप से ये है, यही 2 है, ध्यान रखिएगा। बाकी और है राज्य परिणामवाद, ये सब है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्य रूप से ये है। सुखवाद इम्पैक्ट को सुख और आनंद के दृष्टिकोण से देखता है। सुख और आनंद के दृष्टिकोण से, प्लेजर और गुडनेस के दृष्टिकोण से। यानी कोई भी चीज़ जो मेरे लिए आनंददायक है, मेरे लिए सुखकर है ना, वो चीज़ सही मानी जाएगी। मान लीजिए कोई काम हम कर रहे हैं, उससे हमको पीस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो वो काम हमारे लिए सही होगा, है ना। अलग अलग थिंकर्स ने इस आनंद को अलग अलग तरीके से देखा, है ना। किसी ने कहा कि फिजिकल आनंद, हर पल का आनंद इम्पोर्टेंट है। किसी ने कहा कि फिजिकल आनंद नहीं, स्पिरिचुअल आनंद इम्पोर्टेंट है। किसी ने कहा जो आनंद खुद को मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। किसी ने कहा कि वह आनंद इम्पोर्टेंट है जो दूसरों को मिलता है ना। किसी ने कहा आज का आनंद इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा फ्यूचर का आनंद इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा इस जिंदगी का आनंद इम्पोर्टेंट है, तो किसी ने कहा इस जिंदगी के बाद का सुख और आनंद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि कोई भी काम जब हम करते हैं, वह वर्क हमारा राइट होगा या रॉन्ग होगा, या इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कंसिक्वेंस क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या हो रहा है। परिणाम अगर सही है, हमारे लिए सुखद है, हमारे लिए प्लेजरेबल है, आनंददायक है, तो वह काम हमारे लिए सही है। उस चीज़ से अगर हमें पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, गिल्टी का भाव हो रहा है ना, हमारी शांति भंग हो रही है, और या समाज का कष्ट बढ़ रहा है, तो वह काम गलत होगा, है ना। तो सुखवाद में किस चीज़ का फोकस है? आनंद के ऊपर, सुख के ऊपर। और इसी आनंद और सुख को जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। इसी सुख और आनंद को जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। और यहाँ पर आनंद को और ज़्यादा विस्तृत रूप दे दिया गया। खासकर ये बात जो रखी गई, ये अप्रोच जो आया है, वो शासन के संदर्भ में, गवर्नेंस के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में यह अप्रोच आया।
इसका मतलब कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी कानून हम बना रहे हैं, कोई भी नीति पॉलिसीज बना रहे हैं, है ना, कोई प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो यूटिलिटेरियन सिद्धांत बोलता है कि आपका कोई भी कानून का जब एनालिसिस आप कर रहे हैं कॉस्ट और बेनिफिट का, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं, यानी कितना उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या कीमत चुकानी होगी और क्या उससे फ़ायदा होगा। तो जब कॉस्ट एनालिसिस किसी भी प्रोग्राम का कर रहे होते हैं तो हमें यह देखना होता है कि उस पॉलिसीज़ को हम चुनेंगे डिफरेंट ऑप्शंस में, विकल्प में, जिस पॉलिसी से समाज के अधिक से अधिक लोग को लाभ होगा। मान लिया जाए हमारे सामने 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन में सिर्फ मुझे फायदा हो रहा है और लोग को फायदा नहीं हो रहा है और लोग को कष्ट हो रहा है, दुख बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें मेरे साथ साथ इन लोग को भी फायदा हो रहा है, और तीसरा ऑप्शन है जिसमें इनको फायदा हो रहा है, ये पूरे ग्रुप को फायदा हो रहा है, सिर्फ 2 आदमी को नुकसान हो रहा है। तो सरप्लस किस तरफ है? ये वाले की तरफ है ना। तो कौन से ऑप्शन को अपनाएंगे? तीसरे ऑप्शन को हम अपनाएंगे। यानी हैप्पीनेस, सुख, समृद्धि कितने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकती है और मैक्सिमम लोगों के मैक्सिमम हैप्पीनेस को सुनिश्चित कर सकती है, यही हमारे सही और गलत का क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी जो भी हम काम करते हैं उस काम से कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में कुछ आपको पॉजिटिवनेस आ रहा है, या वो गरीबी दूर हो रही है, सुख और समृद्धि आ रही है, बीमारी दूर हो रही है, राहत हो रहा है, जिस भी तरह का उनको फायदा हो रहा है, वही हमारे व्यवहार की, हमारी पॉलिसीज़ की, हमारे लॉस की, हमारे प्रोग्राम्स के सही और गलत को नापने का एक जरिया होगा। मान लिया जाए हम कोई कानून बना रहे हैं, उससे कुछ लोगों को फायदा तो हो रहा है लेकिन मैक्सिमम लोगों को कष्ट हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, तो वह हमारा कानून सही नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सही गलत का एक क्राइटेरिया क्या हुआ कि किस काम से कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका फायदा पहुंच रहा है या उसका कष्ट कम हो रहा है। कष्ट कम होने का मतलब क्या हुआ? गरीबी दूर हो रही है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गरीबी दूर हो रही है या उनकी समृद्धि बढ़ रही है, अमीरी आ रही है उसके अंदर, ये चीज़ हमारे व्यवहार के सही और गलत पक्ष को तय करेगा। क्लियर? तो नॉर्मेटिव एथिक्स में 3 डायमेंशन हम लोगों ने समझा। पहला वर्चू, वर्चू का मतलब फोकस इसके ऊपर है, पर्सन के ऊपर, वो सही होना चाहिए, सब ठीक होगा। अगर वो सही है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, भरोसा करो, वो जो कुछ करेगा वो नैतिक होगा, वो सही होगा। यानी सही गलत की कसौटी इस बात से तय होगी कि वो करने वाला व्यक्ति कौन है। अगर करने वाला व्यक्ति अगर सही है तो वह काम भी उसका सही ही होगा, ये मान के चलिए। गलत भी अगर कुछ होगा तो वो अच्छी सोच से ही कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा। जैसे बोलते हैं हम लोग भगवान के बारे में, बुरा भी कुछ होता तो भगवान ने जरूर कुछ अच्छा सोच के किया होगा, इसलिए कि भगवान कंप्लीट वर्चुअस, भगवान सद्गुणों का भंडार है। वो कुछ बुरा भी कर रहा होता है तो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन भगवान हमारे दूर के भले के लिए सोच के कर रहा होता है। यानी हमें भरोसा है उसके ऊपर कि वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि भगवान के अंदर स्वार्थ नहीं होता है, वो कंप्लीट वर्चुअस होता है। तो अगर वर्चुअस पर्सन है, अच्छे वैल्यूज वाला है, अच्छे चरित्र वाला है, तो फिर हमें भरोसा करना होगा वह व्यक्ति अच्छा ही काम करेगा। तो समाज का काम क्या है यहाँ पर कि हम लोगों के चरित्र निर्माण पर फोकस करें, अच्छे वैल्यूज, अच्छे चरित्र, अच्छे सद्गुणों का विकास लोगों के अंदर करें, और ऐसे ही लोगों को हम महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां समाज के अंदर सौंपें। यानी एक कलेक्टर को अगर चुनना है तो क्या फोकस करेंगे? चरित्र के ऊपर फोकस करेंगे। ये अलग बात है कि आजकल उत्तम से उत्तम चरित्र 100-200 रुपये में बन जाता है, नहीं बनता है।
आप 200 रुपये 500 रुपये खर्च कीजिए, है ना, वो ऐसा व्यक्ति जो आपको कभी जानता भी नहीं है, वो बहुत अति उत्तम चरित्र का प्रमाण पत्र निकाल के आपको दे देगा। लेकिन एक्चुअल सेंस में आप सोचिए कि जिस समय से ये परंपरा हजारों साल से है चरित्र के प्रमाण पत्र की, चरित्र को जानने और समझने की जो परंपरा है ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से राजाओं के समय से है। जब वो महत्वपूर्ण पद पर किसी की नियुक्ति करते थे तो अपने गुप्तचरों के माध्यम से उनके चरित्र पर लंबे समय तक निगरानी रखते थे, उसकी ईमानदारी को चेक करते थे। कोई असरफी की थैली गिरा दिए अनजान बनकर, साहूकार बनकर, कि वो उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, और भी तरीके से उसके रियल बिहेवियर का वो चेकअप करते थे। और जब ठोक बजा के देख लेते थे हाँ ये उत्तम चरित्र का है, तभी उसको शासन की सेवाओं में वो लोग लेते थे। तो उसमें चरित्र को जानने और समझने की ये प्रक्रिया होती थी। और अब उस प्रक्रिया की जगह क्या आ गया? प्रमाण पत्र, जो 200-300 रुपये में मिलता है। लेकिन उसका मोटिव आप देखिए, उसका मोटिव वही सद्गुण चरित्र को, अब मान लीजिए आंसर आप लिख रहे हैं और आपने इसको कोट कर दिया, तो इससे ये शो होता है कि इस कंसेप्ट को कितने अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। तो चरित्र के ऊपर फोकस, सद्गुणों के ऊपर फोकस ऐतिहासिक समय से रहा कि किसी भी व्यक्ति को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के पहले राजा, ये अकबर बीरबल की कहानियों में आपको कई बार इस तरह की चीज़ें आपको पढ़ने देखने को मिलेगी, है ना। ये दूसरा हम लोगों ने फोकस किसके ऊपर किया? डियोंटोलॉजी। डियोंटोलॉजी यानी कि आप पुत्र हैं, आप केवल पुत्र का फर्ज निभाने की भावना से काम कर रहे हैं, या कुछ और माइनस प्लस दिमाग में है, या वो तारीफ हो, प्रशंसा हो, या बंटवारे में थोड़ा ज़्यादा हिस्सा का भावना हो, या अपनी संतुष्टि हो, कुछ भी हो। आप अगर केवल एक पुत्र धर्म को निभा रहे हैं, पुत्र के फर्ज के तहत काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तब आप अपना काम सही कर रहे हैं। यानी कि जब काम आप करें तो केवल कर्तव्य के भाव से करें, है ना। परिणाम की चिंता आपको नहीं करनी। परिणाम 19 हो, 20 हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मॉरली नहीं बनती, है ना। हमें लगा कि आप प्यासे हैं, हमें लगा कि आप प्यासे हैं, और मेरे अंदर कर्तव्य का भाव आया कि इसको पानी पिलाना चाहिए, और मैंने तुरंत पानी निकाला और आपको पानी दे दिया। और पानी पीते ही आपको उल्टी हो गई, आपको तबीयत खराब हो गई, आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। स्टिल माई वर्क इज मॉरल, स्टिल माई वर्क इज मॉरल, बिकॉज हमने जो काम किया वो पूरी तरह अपना फर्ज और कर्तव्य समझ के किया। प्रभाव चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हमें अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता। इसमें दिक्कत यही होती है कि कोई व्यक्ति कर्तव्य भाव से ही काम कर रहा है, इसको जज करना, पकड़ना, साबित करना कठिन होता है। मान लीजिए हमने गलत नीयत से ही पानी पिलाया कि इसको पानी पिलाने से मिर्गी का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, मुझे पता है पहले से, और मैंने जानबूझ के पानी इसके सामने रखा, ले पीले 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 पीले, अच्छा हो जाएगा, और इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। अब मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, मुझे लगा कि ये प्यासा है, मैंने पानी दिया। तो आप हमारे डब्बे के अंदर खोल कर नहीं देख सकते हैं कि वहाँ कर्तव्य क्या भाव था या कुछ और भाव। तो ये एक आइडियल चीज़ है जहाँ हम आपको एक तरह से मतलब बता रहे हैं कि कर्तव्य का आप अनुसरण करो, लेकिन वास्तव अपने कर्तव्य की भावना से ही काम किया है। इसको जज करना, इसको पकड़ना, ये बहुत ही कठिन होता है। और जैसा कि तुमने कहा था, हकीकत में ऐसा होता भी नहीं। हम ह्यूमन हैं, ये कोई लॉक नहीं होता है। कर्तव्य का भाव, दूसरा भाव जैसे आ रहा, लॉक नहीं आएगा। दूसरा भाव जैसे आ रहा, थोड़ी प्रशंसा मिल रही, प्रशंसा का भाव आ रहा, लॉक। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम काम कर रहे होते हैं, फर्ज कर रहे होते हैं, फर्ज निभा रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में कुछ तारीफ भी अच्छी लगती है, तारीफ हमें प्रेरित करने लगती है ना। अब बुरा क्या है उसमें? अगर हम काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, और दो लोगों ने तारीफ कर दी, उस तारीफ से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ा और सेवा हमने बढ़ा दी,
तो उसमें बुरा क्या है बुरा? कुछ भी बुरा नहीं। अल्टीमेटली माँ बाप की सेवा तो हो रही है ना, अंदर की फीलिंग और विचार का अचार डालेंगे, क्या करेंगे उसका? अगर वो सही है भी गलत भी है कुछ भी है, करेंगे क्या उसका? माँ बाप को किसकी जरूरत है? सेवा की, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसकी? माँ बाप को सेवा की जरूरत है। एक बीमार रोगी को दवा की जरूरत है, दवा देने वाला व्यक्ति, दवा सही होनी चाहिए, दवा देने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसको उससे मतलब नहीं होता। दवा अगर सही है, उसकी बीमारी पर काम अगर कर रही है, तो उसके लिए वही दवा अमृत। लेकिन अगर वो व्यक्ति का दिमाग कितना भी ठीक हो, दवा अगर सही नहीं है तो उसके लिए वो चीज बेकार है। आज आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये परिणाम का ही तो ख्वाब है, कल्पना है, जो आपको इतनी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मन आपका गिरता है, तुरंत मन में आता है आईएएस बन जाएंगे, लाल बत्ती की गाड़ी, नीली बत्ती की गाड़ी, ऐसा होगा वैसा होगा, तुरंत आंख में पानी डाल के आते हैं, नींद आ रही है ना, फिर से आंख में पानी डाल के आते हैं, अपने आप को ठीक करते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर ये अच्छे भविष्य की कामना अगर ना हो तो मेहनत हम कैसे करेंगे? परिणाम की भावना अगर ना हो तो हमारे अंदर जो किलिंग एनर्जी होती है दिन रात एक करने की, वो कैसे होगी? सरकार भी कोई योजना अगर बनाती है तो परिणाम का एनालिसिस करती है ना पहले ही, कि इससे ये परिणाम, इससे ये परिणाम, इससे ये परिणाम, तो उसके आधार पर ही वह अपने काम को तय करती है। तो परिणाम की चाह भी व्यक्ति के लिए मतलब सही दिशा में काम करने के लिए एक तरह से एनर्जी का काम करती है। और मनुष्य एक जटिल प्राणी होता है, भावनाओं का समुंदर होता है, अलग अलग किस्म की भावनाएं जब वो काम कर रहा होता है, उसके अंदर आ रही होती है, उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना कि बिल्कुल कर्तव्य की भावना उसके दिमाग में हो, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण ने अर्जुन को कितना, साक्षात भगवान ने संदेश दिया कृष्ण को। क्या कृष्ण अपनी भावनाओं को पूरी तरह अलग कर पाया? कर्तव्य करते समय भी भावुक हो रहा था ना, जब उसके अपने मर रहे थे, है ना, अपने पक्ष के लोग मर रहे थे, जब भीष्म मर रहा था और लोग मर रहे थे, तो पीड़ित वो हो रहा था ना। अगर वो भावनाएं उसके अंदर नहीं होती कि मैं कर्तव्य कर रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं मुझे, साक्षात भगवान ने उसको संदेश दिया, तब भी उसके लिए संभव नहीं हो सका कि वो अन्य भावनाओं को बिल्कुल कर्तव्य के मार्ग से अलग कर ले। कर्तव्य के प्रति फोकस बढ़ा जरूर, लेकिन अन्य भावनाएं उससे बिल्कुल अलग हो गई, ऐसा नहीं हुआ। जब भीष्म को तीर मारा था, महाभारत आपने देखा होगा, तो रो रहा था, तीर मार रहा था, रो रहा था, तीर मार रहा था। ये जो रो रहा था, ये भावनाएं कहां से आ रही थी? परिणाम देख के तो आ रही थी, अपने पढ़ाई को देख के ही तो आ रही थी, है ना। ये चीज है, यानी कि पूरी तरह हम परिणाम को अलग नहीं कर सकते। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? परिणामवादी। इसमें फोकस किसके ऊपर है? न तो व्यक्ति के ऊपर, न व्यक्ति किस इंटेंशन, कर्तव्य भाव से काम कर रहा है, उसके काम के ऊपर भी फोकस नहीं है, बल्कि काम से हासिल क्या हो रहा है। अगर जो हासिल हो रहा है वो सुखद है, आनंददायक है, सुखकर है, उसके लिए भी औरों के लिए भी, तो वो काम सही माना जाए। और अगर उसका परिणाम कष्टकर है, आपकी शांति भंग हो गई, आप पीड़ित हो गए, दुनिया कष्ट में आ गई, संकट में आ गई, कुछ भी, तो वो काम आपके लिए अनुचित माना जाएगा, है ना। ये था परिणामवादी दृष्टिकोण। कंसेप्ट के लेवल पर अब कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ना समझने में?
इसका फोकस, मेन पॉइंट क्या था, क्या इसका क्रक्स था? एनी डाउट इसमें अब भी समझने में तुम्हें? आंख में ठीक से पानी डाल लिया? उसके बाद क्या था? वर्णनात्मक एथिक्स। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था नॉर्मेटिव वाले में? इसमें आदर्श की बात थी। आदर्श का मतलब क्या होना चाहिए, किस आधार पर समाज में सही और गलत को हम परख सकते हैं, कैसा समाज होना चाहिए, पर्सन को कैसा होना चाहिए। इसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी, उसने अपने अपने तरीके से हमें गाइड करने की कोशिश की। यानी इसमें आइडियल पक्ष हमारे लिए ज़्यादा, मतलब ज़्यादा क्या, आइडियल पक्ष ही इसमें फोकस्ड था। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, हमें ये नहीं बताता हमें कैसा होना चाहिए, हमारा कौन सा व्यवहार सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, इसके लिए ये डिसीजन नहीं लेता है, इसका ये इवोल्यूशन नहीं करता है। ये केवल इस चीज़ को देखता है कि अलग अलग समाज, अलग अलग कल्चर के अंदर जो भी व्यवस्था चल रही है, जिस भी नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स के आधार पर लोग जी रहे हैं, मान रहे हैं, है ना, वो क्या है, उसको जानता है। इसको वैसे समझिए। नॉर्मेटिव एथिक्स बोलता है आपको समय से आना चाहिए क्लास में। आ रही बात समझ में? आइडियल, नियम, रूल्स, एक्सपेक्टेशंस, कौन? नॉर्मेटिव एथिक्स, है ना, कि आपको समय से आना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये देखता है कि समय से आप आ रहे हैं या नहीं। कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है कि शुभम 9:10। शुभम तुम लेट से क्यों आए? सर मैं बहुत दूर से आता हूँ, इतना प्रैक्टिकल आना जरूरी नहीं, मेरे हिसाब से वो टाइम वगैरह, अनुशासन वगैरह ज़्यादा मैं नहीं मानता। इसका मतलब जो रूल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसके संदर्भ में लोग की धारणाएं एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में वो कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं, इसका पता हमें डिस्क्रिप्टिव एथिक्स से चलता है। कैमरे लगे हुए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, एक्चुअल में लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये नहीं, कैसा है, इसका पता ये चलाता है। इसका महत्व ये है कि ये अलग अलग कबीलों में, अलग अलग कल्चर में किस तरह की परंपराएं प्रचलित हैं, किस तरह की मान्यताएं हैं, उसका अध्ययन करता है। कैसी होनी चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, इसकी बात नहीं करता ये, कैसी है और कहाँ तक लोग उसका पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं तो क्यों, जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों, इसका डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश करता है, जिससे कि रियलिटी का पता चल सके कि वास्तव में हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरह से वैसे समझिए आप, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर अलग अलग टेस्ट लिखते हैं, ब्लड टेस्ट, फलना टेस्ट, फलना टेस्ट, फलना टेस्ट, फलना टेस्ट, है ना। इससे क्या पता चलता है? जब ब्लड टेस्ट हम करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं, तो आपके शरीर के मैकेनिज्म की रियल पिक्चर हमारे सामने आती है। जब तक रियल पिक्चर नहीं आएगी, आपके अंदर बीमारी क्या है पता कैसे चलेगा? जो सिस्टम आपके शरीर के अंदर का है वो सही है या गलत, उसका पता कैसे चलेगा? ये जो ज्ञान मेडिकल साइंस का जो है नॉर्मेटिव एथिक्स में, आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं? एक तरह से मेडिकल साइंस हुआ और ये यहाँ हुए डॉक्टर, ठीक है, इसको समझेंगे। तो ये जो टेस्ट जो कर रहे हैं,
टेस्ट से उसको एक्चुअल स्थिति का पता चलता है, तभी ना वो बीमारी समझ पाएगा। और नॉर्मेटिव एथिक्स का सहारा लेकर उसके लिए कौन सी मेडिसिन सही रहेगी, कौन सी गलत रहेगी, उसके लिए रिकमेंड कर पाएगा, या एक आइडियल हेल्थ का उसको टिप्स दे पाएगा। तो जानना भी तो जरूरी है ना, टेस्ट के माध्यम से एक्चुअल में क्या है आपके अंदर, तभी ना हम नॉलेज का सहारा लेकर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कहाँ चीज़ें गलत हो रही है उसका हमें पता चलेगा। आ रही बात समझ में? इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कल्चर के अंदर, अलग अलग समाज के अंदर किस तरह के नैतिक व्यवहार हो रहे हैं, किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह के कस्टम्स चल रहे हैं, सही और गलत के संदर्भ में अलग अलग समाज कल्चर का नज़रिया क्या है, इसका हम बिना इस चीज़ को जज किए कि आइडियल दृष्टिकोण से वो सही है या गलत है, हम केवल उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, बिना किसी बायसनेस या विचारधारा के प्रभाव में आए। उससे हमें एक्चुअल स्थिति का पता चलता है कि मान लिया जाए अंडमान निकोबार में गए, खास आदिवासी समाज में गए, वहाँ हमने अध्ययन किया, सर्वे किया, है ना, पेड़ पे चढ़ के निरीक्षण किया लोगों के व्यवहारों का, छिप के निरीक्षण किया कैमरा लगा के, और देखिए कि लोग कैसे रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के संदर्भ में किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह की मान्यताएं हैं, क्या है, क्यों है, एक्चुअल में लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस चीज़ का डिटेल हमें इससे पता चलता है। क्लियर? ये जजमेंट नहीं देता है कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। यह है वर्णनात्मक एथिक्स, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, है ना, अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का भी सहारा लेकर ये अलग अलग समाज और संस्कृतियों की जानकारी को इकट्ठा करता है। ये जानकारी हमें इस चीज़ में मदद कर, मान लिया जाए हमने आपके एक खास कबीले का अध्ययन किया और उस कबीले के अंदर हमने देखे कि बहुत ही सच्चाई थी, बहुत ही ईमानदारी थी, तो हम अध्ययन करेंगे ना, क्यों ईमानदारी वहाँ पर ज़्यादा है, ऐसा कौन सा नॉर्म्स है, ऐसा कौन सा बिहेवियर है, ऐसे कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वहाँ लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरी तरह ईमानदार हैं। अगर यह सच्चाई का पता अगर हमें चल जाएगा कि क्यों वो ईमानदार इतने हैं, समाज ने ऐसी कौन सी व्यवस्था वहाँ बनाई हुई है जिसकी वजह से वहाँ इतनी ईमानदारी है, तो उसकी इस परंपरा को, उसके इस नॉर्म्स को, उसके इस अनुभव को हम और समाज में भी अपना सकते हैं। यानी हमारा एथिकल नॉलेज, हमारा एथिकल गाइडेंस जो है उससे और इम्प्रूव हो सकता है, एनरिच हो सकता है। अलग अलग कल्चर में हमने देखा कि ये व्यवहार, ये व्यवहार, ये व्यवहार, ये व्यवहार, हमने देखा कुछ ऐसे वैल्यूज है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो हर कल्चर में यूज किए जा रहे हैं, हर कल्चर में जरूरी है, तो उस वैल्यूज को, उस व्यवहारों को अपनाकर हम यूनिवर्सल कोड बना सकते हैं जो हर समाज और हर कल्चर में जिसका उपयोग संभव। बात मेरी समझ में आ रही है ठीक से? एनी डाउट? हाँ, ये कह सकते हैं सोसाइटी बेस पे है, इंडिविजुअल पे नहीं है, मतलब कि किसी को ऑब्जर्व करना होगा। इंडिविजुअल भी, मान लीजिए सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाया, लेकिन आप नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, नहीं तो क्यों? मान लीजिए नॉर्म्स हमने बनाया, लेकिन उस नॉर्म्स को आप फॉलो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नॉर्म्स की वैलिडिटी पर, नॉर्म्स के इफेक्ट पर आपको विश्वास नहीं है, या नॉर्म्स को लागू करने का तरीका आपका सही नहीं है, आपको लगता है वो अंधविश्वास है, तो अगर ये चीज है तो नॉर्म्स को ठीक करना पड़ेगा ना। फिर हम विचार करेंगे ना ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वह इफेक्ट नहीं डाल रही है सदस्यों के ऊपर। अल्टीमेटली फोकस तो सदस्यों पर प्रभाव डालना होता है ना, और प्रभाव डालने में सफल है तो उसमें फिर से हम रीथिंक करेंगे ना, है ना। ये चीज इसमें हमने क्या समझा, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसमें बताया जाता है। इसमें हमने क्या समझा
कि अलग अलग जगह, अलग अलग कल्चर, अलग अलग समाज में वास्तव में किस तरह की नैतिक परंपराएं प्रचलित है, एक्चुअल में लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कहाँ तक उसको मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। अलग अलग अनुभवों का एक जगह यहाँ पर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ कंप्यूटर मान लीजिए लगा हुआ है ना। अंडमान निकोबार में इस तरह की परंपराएं, इस तरह की परंपराएं, ये है, ये है, ये है, टोटल जानकारी एक तरह से। ठीक है, ये चीज, ये सब काफी डेप्थ वाले सब्जेक्ट टॉपिक है ये सब, है ना। ये पढ़ने के बाद आप लोग जाके नोट्स पढ़िएगा, चीज को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये, इसमें एथिक्स में इतिहास की तरह कहानियाँ नहीं है, ज्योग्राफी की तरह फैक्ट नहीं कि नदी यहाँ से आई, ऐसे टर्न ली, लेफ्ट ऐसे ली, इसका ये नाम पड़ा, ये आकृति बनी, फैक्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत विचारों की गहराई है और इसीलिए एथिक्स में नंबर कम भी आते हैं। लोग उस हिसाब से अपने आप को उस पर मेहनत नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो विचारों की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। नींद आ रही है तो आंख में पानी 2 बार डाल लीजिए, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में भी नींद आएगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और नींद ही नींद आएगी। ठीक है। ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट हो रहा है? हाँ, शुभम क्लियर पूरी तरह? माइंड काम कर रहा है ठीक से? गुड। मेटा एथिक्स जो है एक तरह से क्वेश्चन करता है। मेटा एथिक्स क्या करता है? एक तरह से क्वेश्चन करता है। जैसे एक बच्चा क्वेश्चन करता है ना, आप बोलते हैं ये चीज है, क्या है ये, क्यों है ये, कैसे है ये, उसके अंदर की गहराई में डूबने की कोशिश करता है ना। साइंस क्या होता है? साइंस में हम लोग किसी भी चीज पर वैसे ही विश्वास कर लेते हैं या उसकी तह तक, जड़ तक जाने की हम लोग कोशिश करते हैं, तब विश्वास करते हैं, है ना। हमने कहा एक और एक आम को मिलाने से 2 आम बनेगा। साइंस कहेगा एक आम लाओ, एक आम लाओ, रखो, एक और एक, हाँ 2 हो गया, ठीक। साइंस तब मानेगा। यही होता है ना, साइंस जांचता है, परखता है, फिर विश्वास करता है। एक पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मेटा एथिक्स एक तरह से यही अप्रोच एथिक्स में। एथिक्स के अंदर जो यहाँ हम लोगों ने देखा, जितने भी दावे किए गए, है ना, जो भी दावे किए गए, मान लिया जाए किसी ने दावा किया कि अच्छा काम करो भाई, है ना, इस जीवन में नहीं मिला तो अगले जीवन में आपको बेहतर जीवन मिलेगा। ये बोलेगा अगला जीवन होता है क्या? कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य? अगले जन्म में ऐसा मिलेगा ही अच्छा कर्म करने से, कुछ इसका आपके पास ऐसी चीज कि हम मान लें इसको? क्योंकि जब तक ये प्रमाण मेरे पास नहीं होगा, हम इसको नैतिकता की कसौटी के तौर पर कैसे स्वीकार कर लें, सही कैसे मान लें? आपके विश्वास को हम नियम के तौर पर विकसित नहीं कर सकते ना। कौन क्वेश्चन करेगा? पानी पिलाना सही है, मान लिया जाए, क्यों सही है, ऐसा क्या बात, इसका इफेक्ट पॉजिटिव पड़ता है, ऐसा है, अच्छा, ये चीज। किसी व्यवहार को सही कहे, किसी व्यवहार को गलत, किस आधार पर? सही सही क्यों है? सही और अच्छा, गुड और राइट में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल मीनिंग अलग अलग वर्ड्स का क्या है? एक्चुअल मीनिंग अलग अलग कंसेप्ट का क्या है? कोई कंसेप्ट आया तो कहां से आया? गॉड पनिश करेगा, क्या गॉड है? कोई ऐसी चीज, कुछ भी। अंतरात्मा की आवाज, क्या कोई साक्ष्य है इसका? क्या वाकई अंतरात्मा होती है? होती है तो कैसी होती है? क्या उसके लक्षण होते हैं? किस आवाज को अंतरात्मा की आवाज हम माने? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जांचना, परखना, तौलना, फिर विश्वास करना।
यानी कि ये नॉलेज को जो भी यहाँ दावे किए गए, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करना उचित, ऐसा करना उचित, ऐसा करना उचित, ऐसा गलत, इन दावों का ये वैलिडिटी के दृष्टिकोण से, वैधता के दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से उसका परीक्षण करता है कि वो दावे कहाँ तक सही है, वो मान्यताएं कहाँ तक वैलिड है, मान्यताएं कहाँ तक प्रमाणित की जा सकती है, कहाँ तक जो दावे किए गए हैं उसको यूनिवर्सली अपनाया जा सकता है, कहाँ तक उसको यूनिवर्सल एक साइंटिफिक रूल्स के तौर पर, ह्यूमन रूल्स के तौर पर उसको डेवलप किया जा सकता है। ऐसा जैसे हम लोग साइंस के दृष्टिकोण से, नॉलेज की एक्यूरेसी के दृष्टिकोण से डिक्शनरी बनाते हैं ना, बुक का मतलब किताब है ना। आपने अमेरिका में अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया कि भाई ये बुक भेज देना सपोज, लेकिन वहां बुक का मतलब होता है टेबल। आप जो चाह रहे हैं वो फिर आपको नहीं मिलेगा ना, आपके लिए बुक का मतलब कुछ और उसके लिए बुक का मतलब कुछ और। साइंस बोलता है कि बुक का मतलब यहाँ भी किताब होना चाहिए, अमेरिका में भी किताब होना चाहिए, जहाँ भी है वहाँ इसका मतलब किताब ही होना चाहिए, जिससे कि जब हम बुक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या हम कहना चाह रहे हैं हर व्यक्ति इक्वली समझ रहा हो। अरे मेरी बात समझ में। उसी तरह एथिक्स में जो अलग अलग शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक्यूरेट मीनिंग होना चाहिए, जिससे कि उस मीनिंग का कोई व्यक्ति अलग अलग अर्थ ना निकाले, है ना। इसी चीज का कोशिश कौन करता है? मेटा एथिक्स, अधिनीति शास्त्र। क्लियर? ये चीज ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि अभी के टाइम पे जनरली जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं वो मेटा एथिक्स को बहुत ही अवॉइड कर रहे हैं, और मेटा एथिक्स पर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। हमेशा ये ध्यान में रखा कीजिए, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पिक करता है जहाँ आपका ध्यान नहीं होता है, जहाँ जिसको आप अवॉइड कर रहे होते हैं, आपके लिए जो चीज़ थोड़ी अरुचिकर होती है, जिसमें इंटरेस्ट आपको कम आ रहा होता है ना, यूपीएससी का वही फेवरेट एरिया होता है ना। ये इतिहास में अकबर, हल्दी घाटी की लड़ाई वगैरह हमें बहुत पसंद आती है पढ़ने में। इधर अकबर का तोप था, उधर उसकी थी, महारानी पद्मिनी ये थी वो थी, मज़ा तो आता है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता है। क्वेश्चन वहाँ से आएगा जहाँ आपको मज़ा नहीं आता। ऑलवेज अपनी रुचि को अपनी तैयारी पर हावी नहीं होने दें कभी भी। अपनी रुचि को तैयारी पर कभी भी हावी ना होने दें। तो जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा, आने वाले समय में कभी भी इस डायमेंशंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर क्वेश्चंस डायमेंशंस पूछ लेगा, और उसमें ये पार्ट पर अलग से टैग आपको दे सकता है कि अधिनीति शास्त्र कैसे नीति शास्त्र को वैज्ञानिक डायरेक्शंस देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक्सप्लेन करें। तो यही सब चीजें आपको वहां पर एक्सप्लेन, ठीक है। इसके बाद है अप्लाइड एथिक्स। मान लिया जाए आपने मेडिकल साइंस में बहुत स्टडीज किया, बहुत नॉलेज इकट्ठा किया, लेकिन वह मेडिकल साइंस अगर कोरोना का इलाज अगर न कर सके तो ऐसे मेडिकल साइंस का, नॉलेज का हम क्या करेंगे? कोई भी नॉलेज आखिर क्यों होता है? हमने बहुत रिसर्च करके बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर भी लिया, लेकिन वह ज्ञान अगर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर मददगार नहीं हो सका, हेल्पफुल अगर नहीं हो सका, तो व्हाई एंटायर दिस नॉलेज? इस नॉलेज की क्या रेलिवेंसी है? फिर एक डॉक्टर बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री उससे ली हुई है, लेकिन वो अच्छे से इलाज अगर नहीं कर पा रहा है
तो उसके उस मेडिकल नॉलेज का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो अप्लाइड एथिक्स का मतलब ही हुआ कि जो कुछ भी हमने यहाँ ज्ञान इकट्ठा किया, यहाँ ज्ञान इकट्ठा किया, यहाँ ज्ञान इकट्ठा किया, यहाँ साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश की, यह जो ज्ञान इकट्ठा हुआ उसको व्यवहारिक जिंदगी में जो सामाजिक समस्याएं हमारे सामने है उसको समझने में, उसका सॉल्यूशंस निकालने में, उसके लिए जब हम कोई लॉस बना रहे हैं, सुधार के दृष्टिकोण से कानून बना रहे हैं, तो उसमें कहाँ तक ये नॉलेज अप्लाई हो सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है, इसी चीज़ के ऊपर अप्लाइड एथिक्स काम करता है। यानी कि अगर पर्यावरण की समस्या है तो एथिकल नॉलेज के दृष्टिकोण से पर्यावरण की समस्या को देखना और क्या उसका एथिकल समाधान हो सकता है, उसकी तरफ काम करना। डिवोर्स की समस्या है तो डिवोर्स की समस्या जो इतनी बढ़ रही है उसके एथिकल एस्पेक्ट पर इस नॉलेज का सहारा लेकर विचार करना और क्या उसका एप्रोप्रिएट नैतिक समाधान हो सकता है। करप्शन की समस्या है या लिंग परीक्षण की समस्या है, लिविंग रिलेशनशिप की समस्या है, जो भी समाज के अंदर अलग अलग समस्याएं हम देखते हैं जिसमें कुछ न कुछ मॉरल लोचा अंदर शामिल होता है, उसको इस नॉलेज की सहायता से उसको समझने की कोशिश करना और उसके सॉल्यूशंस के लिए लोगों को रास्ता या सरकार को रास्ता देना। अगर व्यक्तिगत जिंदगी में आपके पास तनाव है, हम अगर मॉरल काउंसलर हैं, तो आप अगर मेरे पास आते हैं तो इस नॉलेज के ज्ञान के आधार पर आपको उस समस्या से निकलने में आपको हम गाइड, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं काउंसलर, वो साइकोलॉजी के ज्ञान के आधार पर साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से समाधान का रास्ता बताते हैं। लेकिन अब ये माना जाने लगा है कि साइकोलॉजी से भी ऊपर एथिक्स है, सारा लोचा सोच में है, सोच की प्रक्रिया में नहीं है बल्कि सोच में है। गलत डायरेक्शन, गलत आदर्श, जीने के प्रति गलत नज़रिया, ये समस्या के रूट में है, जिस वजह से इतना तनाव हो रहा है, दिमाग असंतुलित हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो अब साइकोलॉजिस्ट भी ये एथिक्स का नॉलेज अब धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं, जिससे कि उनकी काउंसलिंग जो है वो और ज़्यादा परफेक्शन ला सके। तो अप्लाइड एथिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो अलग अलग एरिया में जो कुछ भी ज्ञान इकट्ठा हुआ है सद्गुण एथिक्स के तहत या अलग अलग थिंकर्स ने जो कुछ भी ज्ञान यहाँ पर दिया है, ये सारे डाटा और नॉलेज और सूचनाओं को एक डब्बे में हमने रखा हुआ। मान लीजिए ये सूचनाएं और डब्बा में जो ज्ञान जो है, जो भी समाज के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सुलझाने में जो भी सूचना, नॉलेज, ज्ञान, सिद्धांत जहाँ फिट हो सकता है वहाँ उसको फिट करना और उसके माध्यम से समाज की समस्याओं को सुलझाने में इस ज्ञान का उपयोग लेना। यहाँ कोई अलग से धाराएं नहीं है कि कोई सद्गुण एथिक्स में विचार करने वाला कोई व्यक्ति है जो हर चीज को सद्गुण के दृष्टिकोण से देख रहा है, ये बंधन नहीं है। यहाँ फोकस इसके ऊपर है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो भी थ्योरी, जो भी सिद्धांत, जो भी फैक्ट सहायक हो सकेगा, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। क्लियर? तो ये तीन इसमें आपको जो हैं, आपको मुख्य रूप से हैं, एक नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। इसमें किसके ऊपर फोकस है? आदर्श के ऊपर, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में ये बताता है। किस आधार पर किसी व्यवहार को सही मानेंगे, समाज को कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, क्या आइडियलिज्म जिंदगी का है, इसका मार्गदर्शन हमें कहाँ से मिलता है? अलग अलग कल्चर में, अलग अलग समाज में एक्चुअल में एथिकल बिहेवियर कैसा है, कौन सी परंपराएं, कौन से कस्टम्स वहाँ प्रचलित हैं, कैसा होना चाहिए ये नहीं, कैसे हैं, लोग कहाँ तक उसको फॉलो कर रहे हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों, उसके डाटा को इकट्ठा करने का काम ये डिसाइड नहीं करता है कि कोई व्यवहार आपका सही है या गलत, ये सिर्फ उसके डाटा को कलेक्ट करता है। क्लियर?
इससे बहुत सारी सूचनाएं मिलती है, कहाँ कौन सी चीज़ें अच्छी है, कहाँ कौन सी चीज़ें खराब है। उसके अनुभव का लाभ उठाकर हम यूनिवर्सल एथिक्स के निर्माण में उसका सहारा हम ले सकते हैं, या समस्याओं को सॉल्व करने में किसी एक कल्चर के अनुभव का इस्तेमाल हम दूसरी कल्चर की समस्याओं को दूर करने में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइंटिफिक तरीके से जो भी एथिक्स के डब्बे में जो ज्ञान इकट्ठा है उसकी वैलिडिटी का हम परीक्षण करते हैं, कहाँ तक वो सत्य है, कहाँ तक वो प्रामाणिक है, कहाँ तक उसको सत्यापित किया जा सकता है, कहाँ से कोई रूट, कोई हमने कंसेप्ट दिया वो कहाँ से आया, उसका रूट क्या, उद्भव कैसे हुआ, है ना। यानी उसके पीछे के सच को, घास फूस को हटाकर उसके पीछे के सच को जानने की कोशिश करता है। इसका मतलब कि जो चीज़ प्रमाणित नहीं हो सकती, जिसके पीछे को निश्चित आधार नहीं है, जो वैलिड नहीं है, जो दावे, उन दावों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा मेटा एथिक्स का मानना है। क्लियर? इसमें क्या है, अलग अलग ज्ञान जो बिखरा हुआ है अलग अलग डब्बे में, उस ज्ञान का उपयोग हम वास्तविक समाज की समस्याओं को सुलझाने में, सरकार को गाइड करने में, पर्सनल काउंसलिंग में, है ना, अवेयरनेस फैलाने में, इन सारी चीज़ों में, है ना, हम इस ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसी से हम लोग सुनते हैं मीडिया एथिक्स, पर्यावरण एथिक्स, बायो एथिक्स, अंतरिक्ष एथिक्स, ये सब जितने भी अलग अलग ब्रांच आप देख रहे हैं, है ना, आपको मेडिकल एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये सब इसी का हिस्सा है, जहाँ समाज की अलग अलग समस्याओं को हम लोग इस ज्ञान के आधार पर और इससे भी बियॉन्ड उठ के और भी सब्जेक्ट में कोई नॉलेज अगर उस समस्या को दूर करने में सहायक हो सकता है तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस रोगी को ठीक करने के ऊपर है। अगर इसके लिए आयुर्वेद की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे, होम्योपैथ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे। मकसद है रोगी को ठीक करना। तो ये है अप्लाइड एथिक्स। क्लियर पूरी तरह? अब इसको पढ़ के आइएगा आप लोग का, ठीक है। जहाँ डाउट हो, ये जो आज आप लोगों ने किया है ना, ये दोनों टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये एथिक्स में, है ना। तो अच्छे से पढ़ के आइएगा, जहाँ डाउट हो कल पूछिएगा। कल हम लोग